सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और अब आपका दूसरा सफर शुरू होगा जहां एक अलग प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अब जो है आपकी मेंस के समय में, मुख्य परीक्षा के समय में इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, प्रीलिम्स निकालते हैं, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। प्रीलिम्स की जो ऊर्जा है वो यहां काम करती है और बहुत तीव्र ऊर्जा होती है, खास करके जिन्होंने पहली बार प्रीलिम्स निकाला है। जो कई बार प्रीलिम्स निकाल चुके होते हैं उनमें ऊर्जा का स्तर उनमें भी होता है, लेकिन धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है, तो जैसे ऊर्जा कम होती जाती वैसा हो जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने की जो ऊर्जा है वो इतनी प्रचंड होती है कि वो आपका मेंस निकाल देती है। पर उस ऊर्जा का नियोजन करना जरूरी है। उस ऊर्जा को आप कैसे यूज करें वो एक सीखना पड़ेगा। उसके लिए एक अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना ज्यादा अनुशासन। आप देखते होंगे कि कई बच्चे जो है बहुत ऊर्जावान होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो बहुत चंचल हैं, बहुत ऊर्जा है उनका, तो उनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। कहीं वो खुद को कांच मार लेते हैं, कहीं वो खुद को छुरा मार लेते हैं, कहीं बिजली को हाथ लगा देते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊर्जा है उनके अंदर, इतनी उछल कूद है कि वो बिगड़ जाती है, बात बिगड़ जाती है। तो ज्यादा ऊर्जा के साथ में ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो अनुशासन, जिम्मेदारी भरा अनुशासन। तो वो अनुशासन क्या होगा उसकी हम आज बात करेंगे। एक दूसरा, प्रीलिम्स परीक्षा के समय में जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने की जो सामग्री है और जो सोर्स होते हैं वो बहुत बिखरे हुए होते हैं। बहुत ज्यादा सोर्स होते हैं उस समय में, और मुझे लगता है कि ज्यादा सोर्स रखने भी पड़ते हैं। तो जो आगे जाकर के प्रीलिम्स की परीक्षा देंगे, 2020 वाली देने वाले हैं एमपीपीएससी में, यूपीएससी में जो 2021 की देने वाले हैं, तो जो आप ख्याल रखेंगे वो ये रखेंगे कि आपके सोर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और कई बार घटिया सोर्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कुछ पर मैगजीन्स आती हैं, बहुत हल्का कागज होता है, यही इंदौर से निकलती है एमपीपीएससी के लिए। उस प्रकार की मैगजीन कौन पकड़ता है? पेपर सेटर पकड़ता है। पेपर सेटर वैसी ही मैगजीन पकड़ लेता है, तो वो काम आती है आपको एग्जाम में, क्योंकि उसी में से प्रश्न आ जाते हैं। एक तरफ आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी है, वो काम नहीं आती। बड़े बड़े नोट्स काम नहीं आते, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो है वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो छोटी छोटी मैगजीन्स जो होती हैं उसमें रोजमर्रा की और उसकी बातें होती है कि इसने ये प्राइज जीता, इसने ये वाला खेल खेला था, इसको ये पुरस्कार मिला था, इसको ये मिला था। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद बड़ी मैगजीन और राष्ट्रीय स्तर की चीजें जो है उसको मिस कर देती हैं। वो आपको बहुत काम करती हैं। इसलिए किसी भी सोर्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते प्रीलिम्स के लेवल पे। टेस्ट पेपर भी मायने रखते हैं, टेस्ट भी देना पड़ते हैं, लोकल टेस्ट भी देना पड़ते हैं कई बार आपको, जो हल्के किस्म के टेस्ट होते हैं वो भी देना है। तो आपको सब तरह की चीजों का ख्याल रखना पड़ता है प्रीलिम्स के तौर पे। और वेरिएशंस बहुत होते हैं तैयारी के दौरान, कई तरह के वेरिएशंस आते हैं। ये यूं कहें कि डाइवर्स मटेरियल होता है, मटेरियल बहुत डाइवर्स होता है। तो आपको किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, सभी को पढ़ना है और किसी को घटिया नहीं मानना है। यहाँ पर प्रीलिम्स के लेवल पे बहुत छोटी बात है वो भी पूछी जा सकती है, बहुत बड़ी बात है वो भी पूछी जा सकती है, और बहुत लोकल है वो भी पूछी जा सकती है, और वैश्विक स्तर की है वो भी पूछी जा सकती है। बहुत ही साइंटिफिक है वो भी पूछी जा सकती है, और सिंपल सा ये हो सकता है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत साधारण प्रश्न भी आ सकते हैं।
आपको लगता है कि समाचार पत्र में यह आया था कि बीजेपी को इतनी सीटें मिली और कांग्रेस को इतनी, तो क्या ये सवाल आएगा? आ सकता है। इंडियन पॉलिटी है, और पॉलिटी में जब आप जाएंगे तो एक टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था हमारी, तो कुछ भी सवाल आ सकता है। तो प्रीलिम्स का अनुशासन या प्रीलिम्स की तैयारी, उसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग है, खास करके एमपीपीएससी के लिए। और आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना पड़ती है। मैं कई बार कहता हूं कि तीनों की तैयारी एक है, लेकिन जब आप तैयारी करते हो परीक्षा से पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तब थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। जब आप लॉन्ग टर्म तैयारी करते हो 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, तब तैयारी एक ही होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अलग नहीं होता। लेकिन परीक्षा से 2-3 महीने पहले वो अलग हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है थोड़ी सी। उसमें छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। वो चीजें जो आपने ख्याल रखी फिर वो मेंस में भी काम आती है, या यूं कहें कि मेंस में आप ख्याल रख लोगे तो प्रीलिम्स में भी काम आएगी। तो हम आज जो अपनी बात रखेंगे वो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा रखेंगे। जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का माहौल आएगा, एमपीपीएससी का जब एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, तब हम वापस प्रीलिम्स के मोड में आएंगे और उस तरह से आपको बातें बताएंगे। और यूपीएससी का जो है वो हमारा चल ही रहा है, तो हम उसकी बात कर ही रहे हैं। तो कुछ जादुई चीजें हैं जो मेंस वालों को ध्यान में रखना है। वो है, सबसे पहली चीज है राइटिंग मैनेजमेंट। तो अनुशासन आपका राइटिंग के मामले में, राइटिंग मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। क्वेश्चन सारे कंप्लीट होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का कोई न कोई एक अंक है। अंक जब दिया हुआ है आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो उतना पूर्णांक आपका कम हो जाएगा। 300 का पूर्णांक है, तो 300 का पूर्णांक तब है जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। क्वेश्चन आपने अगर 250 के या 260 के अटेम्प्ट किए तो आपका पूर्णांक भी 260 हो जाएगा। पूर्णांक उतना ही घट जाता है, और जितना पूर्णांक कम होता है इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सेस खत्म कर लिए। क्रिकेट में इससे समझ सकते हो, 50 ओवर का मैच है, 10 ओवर आप नहीं खेलोगे तो 40 ओवर ही है। सारी टीम को ऑल आउट पहले ही हो जाती है, तो आप जानते हो कि कैसे दिक्कत आती है, रन कम बनते हैं। पूरे 50 ओवर जो खेलेगा उसके पास संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि सामने वाला 9 बॉल भी कर सकता है, वाइड बॉल के नंबर वो भी रन मिलते हैं। तो ये जो परीक्षक है कॉपी चेक कर रहा है, वो 9 बॉल और वाइड बॉल करता है कब? जब आप ज्यादा लिखते हो। कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, बस केवल उसके बारे में आइडिया है कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, इसका संबंध कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स से है, और आप कुछ भी लिख के आ रहे हो। वो कुछ भी लिखने की मैं तब बोल रहा हूं जब आपको बिल्कुल नहीं आता है, पर न्यूक्लियर फिजिक्स के आसपास जाके लिखना है आपको। फिर चाहे आप प्रोटॉन लिखो, चाहे न्यूट्रॉन लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, और चाहे आप नाभिक के बारे में लिखो, न्यूक्लियस के बारे में लिखो, कुछ तो आपको न्यूक्लियस के बारे में आता ही होगा। और जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स और उनकी रेज या उनकी ऊर्जा के बारे में कुछ लिखने लगते हैं, तो आपने अटेम्प्ट कर दिया, और 4-5 लाइन भी लिख दी तो 2-3 नंबर के आप हकदार हो गए। 8-10 लाइन लिख दी तो 4 नंबर के हकदार हो गए। और 20-25 लाइन अगर लिख दी आपने, वैसे इतना समय होता नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं लिख दी तो 6 नंबर तक ले जा सकते हो आप, 15 में से 7 नंबर ले जा सकते हो। तो जहां 0 होने वाला था वहां 7 नंबर या 6 नंबर चला गया, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है, वो आपके स्कोर में जुड़ता जाता है। एक तो किसी भी आंसर को खाली नहीं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर लिखना है, चाहे आपको 3 नंबर मिले, चाहे 7 मिले, चाहे 10 मिले, पर मिलेगा जरूर आपको। और अगर आपने नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया, तो फिर कुछ मिलना नहीं है। एक चीज, सबसे पहली चीज, सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है, एक भी नहीं छोड़ना। उस दिन जी जान लगा दो ना, उसमें क्या है,
उस दिन जी जान लगा दो। जब फाइनल मैच होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइप, वो होता है आपके लिए, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता है, तो वो फिर अगले मैच की परवाह नहीं करता। वो सोचता है मुझे वर्ल्ड कप लेना है। वर्ल्ड कप लेना है तो उंगली फट जाए, चाहे कैच लेना है, चाहे बैटिंग करनी है। कई बार आपने देखा होगा उल्टियां करते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है खिलाड़ियों को, लेकिन फिर भी वो रन दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। 112 बना लिया, लेकिन अभी 6 ओवर का गेम बाकी है। अगर अभी चले गए रिटायर्ड होकर के, तो नया जो खिलाड़ी आएगा क्या पता कितना टिकेगा, क्या पता उसके बाद विकेट की लाइन लग जाए और हम मैच ही हार जाएं। तो वो हाँफता रहता है, उल्टी करता रहता है मैदान में, फिजियो को बुलाता रहता है, मालिश करवाता रहता है, लेकिन वो लड़ता है, कैसे भी करके लड़ता है उस गेम को। और जब लास्ट में जब पूरी टीम जीत जाती है, तो फिर देखिए, फिर ये वाला अप्रोच लाना पड़ेगा आपको। मेंस के समय में यही होता है। आपको लगता है हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है, जो जिन लोगों को अभी यूपीएससी वाले हैं ये, तो ये दो बार पेपर देंगे। आपको तो एमपीपीएससी वालों का तो सौभाग्य है कि आपको एक ही बार पेपर देना, एक ही बार 3 घंटे लिखना है। इनको तो 2 घंटे गैप के बाद फिर 3 घंटे लिखने जाना है यूपीएससी में। तो यूपीएससी में तो फिजिकल एग्जाम भी कितना जबरदस्त है। 3 घंटे अभी एग्जाम हुआ, 2 घंटे 1.5 घंटे का गैप है। कितना, 1.5 का है, 2 का है, 2 घंटे का गैप है, फिर जाना है। हमारे टाइम शायद 1.5 घंटे का ही होता था। फिर आपको जाकर के फिर लिखना है, फिर 3 घंटे लिखना है। हमारे टाइम 2 ऑप्शनल थे, तो ऑप्शनल और लंबे चलते थे। तो कितना भयंकर चीज है वो, हालत खराब हो जाती है, हाथ दर्द करने लगते हैं। टेबलेट खा करके लिखते हैं कई बच्चे, पेन किलर खाते हैं। हाँ, तो पेन किलर खाइए, उसमें क्या, एक दिन में लिवर थोड़ी खराब हो जाएगा, खा लीजिए पेन किलर। लीवर पे असर आता है पेन किलर का, लेकिन इतना नहीं आता। सब मेंटेन कर, एक दिन जाकर के सूर्य नमस्कार करेंगे, खत्म हो गया लीवर का, फिर से रिजुवेनेट हो जाता है वो, तो लीवर ठीक हो जाता। लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो रिपेयर होता रहता है, रिजनरेट होता रहता है रात दिन, बहुत अच्छे से रिपेयरिंग करता है लीवर। तो जब भी पेन किलर खाएं तो सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, और दूसरे दिन दौड़ने चले जाएं 4-5 किलोमीटर, तो लीवर तो वापस वैसा वैसा ही हो जाएगा। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं जाना है। एक्सरसाइज मांगता है वो। फैटी लीवर होता है, वो नुकसान करता है। फैट मत बढ़ने दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो ये आपका शरीर का अनुशासन हो गया। तो शारीरिक रूप से समर्थ रहना है। दूध पीना, जो लोग नहीं पीते वो दूध पीना शुरू करो अभी। और ब्राह्मी शंख पुष्पी गायत्री शक्तिपीठ पे मिलती है, वो लेके आओ, उसको खाना शुरू करो। दिमाग को तरोताजा रखो, बादाम खाना भी शुरू करो, और ड्राई फ्रूट खाइए, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर का अनुशासन बता दिया। थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम जरूर रखिएगा, नहीं तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कई बार हम सोचते हैं हम पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, तो अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बजाय 15 घंटे पढ़ लेना, लेकिन 1 घंटा व्यायाम जरूर रखिएगा। प्राणायाम और व्यायाम, योगा कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, प्रज्ञा योग कर लीजिए। तो 1 घंटा व्यायाम करने से वो जो 15 घंटे में जो आउटपुट आना है वो बढ़ जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि हम तो 17 घंटे ले जाना चाहते हैं, 16 से 17, लेकिन आउटपुट कम हो जाता है। तो शरीर बीमार शरीर से आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो एक अनुशासन शरीर का भी बता दिया आपको। एक अनुशासन लिखने का, लिखने के अनुशासन में स्पीड बहुत अच्छी रखेंगे। तो स्पीड रखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रश्न को 250 शब्दों की, या एमपीपीएससी में 300 शब्दों की लिमिट दी हुई है तो आप 300 के बजाय 350 लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने देखा है जिनका स्कोर ज्यादा आता है, वो कई बार 300 शब्दों वाला पेपर पहले कर लेते हैं, 300 शब्दों वाला प्रश्न पहले हल कर लेते हैं। वो भी कर सकते हैं। 2 कॉपी अलग अलग मिलती है एमपीपीएससी में, ध्यान रखिए, एक ही कॉपी में नहीं लिखते जाना है, तुरंत दूसरी कॉपी में भी लिखना है। तो दोनों कॉपी को साथ साथ पैरेलल चलाने के बजाय एक कॉपी कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी कॉपी में जा सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी कर सकते हैं। या फिर आप 300 शब्दों वाले प्रश्न पहले अटेम्प्ट कर लें तो भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आखिरी में एकदम 300 शब्दों वाला प्रश्न जो अटेम्प्ट करते हैं तो उन लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि वो लोग उसको 100 शब्दों के हिसाब से ही कर पाते हैं, ज्यादा शब्द नहीं लिख पाते। तो शब्दों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है।
जैसे कम पैसा देंगे आप तो कम सौदा मिलेगा, आप अगर ज्यादा पैसा देंगे तो ज्यादा सौदा मिलेगा। आप अगर 100 रुपए की मटर चाहते हैं या 500 रुपए की मटर चाहते हैं, तो मटर जो है वो आपको मार्केट में जो मिल रही है वो 50 रुपए देंगे 50 रुपए की मटर मिलेगी। 100 रुपए की मटर है तो जितना आप पे करेंगे तो जितने शब्द आप कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन शब्द सीमा एक्सीड भी नहीं करनी, बढ़ानी नहीं। कोशिश करें कि अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो 20-25 शब्द कम ही रखें, 50 शब्द तक कम रख सकते हैं। 250 भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा 300 वाले में, क्योंकि आपका पेपर पूरा नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि सर 350 तक लिख सकते हैं। हाँ, 350 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 350 शब्द आप लिखते हो 300 वाले में तो वो आपको माइनस मार्किंग नहीं होता, पेनाल्टी नहीं लगता। 350 रख सकते हो आप, लेकिन नुकसान आप ही को है, क्योंकि 50 शब्द एक्स्ट्रा लिखोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे। इसके बजाय आप 250 भी लिखोगे तो उसको वो 300 मान लेगा, 250 को भी 300 मानेगा, 350 को भी 300 मानेगा। तो आपको कौन सा रखना चाहिए? 250 रखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल समझानी है और इसको आपको समझना है, इसके आधार पर लिखना शुरू करना है। तो राइटिंग मैनेजमेंट में 2 चीजें बताइए आपको। एक तो प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, तो प्रश्न नहीं छूटने का सीधा सीधा संबंध है। प्रश्न कब छूटता है? प्रश्न 2 तरीके से छूटता है। जब आप ज्यादा लिखते हो तब भी प्रश्न छूट जाता है, और जब आपकी स्पीड कम होती है तब भी प्रश्न छूट जाता है। ज्यादा लिखते हो तो प्रश्न कैसे छूटता है अभी बताया आपको, क्योंकि 350 लिखोगे तो ज्यादा लिखोगे तो समय पूरा हो जाएगा। और जब धीमे धीमे लिखोगे और कम लिखोगे, मान लीजिए आपने 250 ही शब्द लिखे, लेकिन अगर धीमी गति है तो फिर प्रश्न छूट जाएगा। तो गति भी तेज रखनी है आपको, स्पीड भी बढ़ानी है, और शब्द सीमा को भी कम रखना है, यानी 50 शब्द कम रखना है। 100 शब्द का है तो 90 शब्द लिख दीजिए, 85 तक चलेगा। 85 से नीचे करेंगे तो पता चल जाता है, 85 को तो 100 आंखें मान लेती है, लेकिन 80 शब्द लिखोगे तो 80 को 100 बताने की कोशिश करोगे तो आंखें स्वीकार नहीं करेगी। ध्यान रखना, आंखों की स्वीकार्यता भी बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेबिलिटी। आंखें एक्सेप्ट तो करें, आंखों की ग्रहणशीलता का भी ध्यान रखो। और कौन सा आता है? 100 आता है और 300 का आता है। एमपीपीएससी में तो यही है, यूपीएससी में 250 वर्ड वाले हैं, वहां पे भी आपको वही कहा, प्लस माइनस 30 कर सकते हो। तो प्लस क्यों करोगे, माइनस ही करो। माइनस 30 मीन्स 220 वर्ड्स कर लो। 220 वर्ड से ज्यादा लिखने में दिक्कत यह है कि आप प्रश्न पूरे नहीं कर पाओगे, पेपर पूरा नहीं होगा। तो जिसने ये सूत्र पालन कर लिया, आपका मेंस निकलने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। अब रही क्वालिटी, इसके बाद आते हैं हम, ये तो क्वांटिटेटिव वाली बात हो गई। क्वांटिटी को कैसे मेंटेन करना है, स्पीड बढ़ा करके करना है और कम शब्द संख्या से करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्वालिटी। क्वालिटी के 3 पहलू हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने की क्वालिटी के 3 एस्पेक्ट हैं, तो तीनों एस्पेक्ट समझ लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट एस्पेक्ट है कंटेंट। कंटेंट। दूसरा एस्पेक्ट है भाव पक्ष, उसका भाव पक्ष, भावना है, इमोशनल एस्पेक्ट, दिल को छूने वाला एक तरह से, यानी कि उसमें पंच लाइन कितनी है। और तीसरा एस्पेक्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्टाइल, पैराग्राफ में दे रहे हैं या पॉइंट वाइज दे रहे हैं। तो 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष में पहले पक्ष में चलते हैं। सबसे पहला पक्ष है कंटेंट। कंटेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि जो मसाला आप लिख रहे हो वो होना क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मसाला जो आप लिख रहे हो
वो पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। एक चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश कीजिए। मैं उदाहरण देता हूं। नए कृषि कानून क्या है? प्रश्न है, नए कृषि कानून क्या है? इसका किसानों की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका किसानों की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्या इन्हें कृषि सुधार माना जा सकता है? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म माना जा सकता है। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यदि 15 नंबर का है तो आपको हिस्से करने पड़ेंगे कंटेंट में। कई लोग क्या करते हैं कि इस प्रश्न को एक ही प्रश्न मान के लिखना शुरू कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस प्रश्न का पहला हिस्सा क्या है? कृषि कानून क्या है? फार्म लॉज क्या है? व्हाट आर फार्म लॉज? ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या बताया? हाँ, किसानों की आर्थिक दशा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है कि क्या इसे आर्थिक रिफॉर्म या कृषि रिफॉर्म कहा जा सकता है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कहा जा सकता है, कृषि सुधार कह सकते हैं क्या इसको। तो अलग अलग व्यक्ति इसका अलग अलग विभाजन करेंगे। कोई पहले हिस्से को 4 नंबर देगा, दूसरे हिस्से को 6 देगा, और तीसरे को 5 देगा, कोई तीनों को 5-5 कर देगा। मुझे लगता है पहले को 3 करना चाहिए, 3 नंबर देना चाहिए। कृषि कानून क्या है, क्योंकि 3 कानून है और एक एक कानून आप बताओगे तो एक एक नंबर का एक कानून है। मुझे लगता है परीक्षक पहले वाले हिस्से को 3 नंबर देगा। जिसने तीनों कानून लिख दिए, अभी नए कृषि कानून के पूछ रहा है, तो नए कृषि कानून जो 2020 में आए हैं वो 3 आए हैं। जिसने तीनों लिख दिए उसको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब 5, अगर आप इसको 5 नंबर मान करके लंबा भी लिखोगे तो आपको मिलेंगे 3 ही नंबर। बात समझ में आ रही ना? तो इसमें आपको 15 नंबर में से 3 नंबर के बराबर टाइम बिताना है। आपको अपना टाइम कितना बिताना है इसके ऊपर, यानी कि आप जो 300 शब्द लिख रहे हो तो उसका 5वां हिस्सा आपको इसको देना है, यानी 20% भाग इसको देना है। आ गया समझ? तो 300 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 60 शब्द। ठीक है, तो 60 शब्दों में तो आपको कृषि कानून क्या है ये बताना है, केवल 60 शब्दों में। तो वो 3 कानूनों के नाम लिखोगे और ये करोगे तो 60 शब्द तो हो जाएंगे। और कौन सी तारीख को पारित किए हैं, क्या है, ये है, राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए, लिख सकते हैं। ये कृषि कानून हो गया। अभी यहां व्याख्या भी नहीं कर पाओगे आप, केवल कृषि कानून क्या है। बहुत ज्यादा व्याख्या यही करने लगे। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। कई बार लोग है ना बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर देते हैं, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर का पहला भाग लिखने में कितना समय बिताना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कितना वेटेज देना चाहिए। ये हुआ कंटेंट वाला पार्ट, एक चीज। दूसरा कंटेंट का ख्याल रखना है कि ये किस प्रकार, तो इसी के ऊपर सारा बवाल है, सारा जो आप एजिटेशन देख रहे हैं वो इसी के ऊपर है। तो इसको ज्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिए, कम से कम 6 नंबर का दिया जाना चाहिए, उससे दोगुना, यानी 120 शब्द। ठीक है, और फिर आइए आप रिफॉर्म वाले हिस्से।
6 नंबर फिर उस पर आ जाएंगे, फिर 120 शब्द आप रिफॉर्म वाले पे लिखेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छा आंसर होगा। कई लोग बराबर कर देते हैं, 5-5 नंबर का तीनों को कर देते हैं। आपको लगता है तीनों को 5-5 नंबर का करना चाहिए? या कई लोग पहले पार्ट को ज्यादा कर देंगे, 6 नंबर का बना देंगे, 7 का बना देंगे, 8 का। कई लोग तो 10 नंबर का बना देते हैं पहले पार्ट। जो 3 पार्ट है उसमें से पहले पार्ट को 10 नंबर का बना देते हैं। ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा, और ये हर प्रश्न में विभाजन करना पड़ेगा आपने कभी ऐसे पेपर देखे हैं जिसमें क्वेश्चंस लिखा है, 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा है और उसने 3+6+6 लिखा है? ऐसा प्रश्न देखा है कभी आप? एग्जामिनर लिख के गलत कई बार छूट जाता है उसके हाथ से। वो मॉडल आंसर बना रहा होता है किसके लिए? जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके लिए बना रहता है, तो वही पेपर में आ जाता है, गलती से आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वहां जा रहा है ना, उस कॉपी चेक करने वाले के लिए निर्देश रहेंगे कि इस प्रश्न के 3 भाग हैं, जिसने फॉर्मूलास तीनों लिखे हैं उसको आप 3 नंबर दीजिए, दूसरे भाग के 6 नंबर हैं और तीसरे भाग के 6 नंबर हैं। अब इसमें आप 14 नंबर ला सकते हैं, 15 में से 14, 13 तो ला ही सकते हैं, क्योंकि उन 6 में, पहले वाले में तो 3 आसानी से मिल जाएंगे, बाकी में 6 में से 5-5 ले आएंगे तो 13 मार्क्स आ जाएंगे। और जिसने बेसिर का कुछ उल्टा सीधा करके लिखा वो सीधा 5 या 6 नंबर पे आ जाएगा या 7 पे आएगा, 10 से तो कम ही रहेगा वो, तो वो आपसे निकल ही नहीं सकता आगे। मेंस निकालने का भी एक अपना तरीका है, बहुत आसानी से मेंस निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर से और टॉप कर सकते हैं परीक्षा में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको करते कैसे हैं। आप कहेंगे नहीं सर, कई लोग पढ़ते रहते हैं, बस बेहिसाब पढ़ते रहते हैं, रणनीति के हिसाब से नहीं करते, इसलिए आप सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को और सबको देखते हो तो स्कोर बोर्ड भी देखते हैं, मौसम भी देखते हैं, सामने वाले का मिजाज भी देखते हैं, उसके कैप्टन को भी पढ़ रहे होते हैं कि अब किसको इशारा कर रहा था बॉलिंग के लिए, यानी आगे किसकी बॉलिंग आने वाली है, तो कितने ओवर हमको शांत रहना है, कितने ओवर अभी पावर प्ले के हैं तो हमको चौके। कि जितना क्रिकेट में आपको ख्याल रखना पड़ता है उतना ही ख्याल आपको मेंस में, एग्जाम में रखना पड़ता है। कई बार सोचते हैं प्रश्न हमारा बैठ गया हम लिख देंगे, अरे आपको लाख आता हो प्रश्न, आपने ठीक से लिखा ही नहीं है उसको, जिसको वेटेज देना चाहिए। ये प्रश्न कितना सरल लग रहा है क्योंकि काफी सुना है, काफी आर्टिकल, लेकिन इसमें लोग अपने आप को मार लेंगे, कोई 6 लाएगा, कोई 13 लाएगा, तो जो 6 लाया वो 12 आ जाएगा। मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब उसका रोल नंबर नहीं होगा, 13 वाले का रोल नंबर होगा, वो जश्न मना रहा होगा। अंतर क्या है? तैयारी कर लेना पर्याप्त नहीं। कई बार मैंने देखा कुछ लोग तैयारी करते ही नहीं है, बहुत नॉर्मल रहते हैं, कूल रहते हैं, वो एग्जाम निकाल ले जाते हैं, वो ज्यादा तैयारी होती नहीं उनकी, उनका दिमाग चलता है बस, ये इस तरह से चलता है, उनको पता होता है कि कब कहां कितना लिखना है, बस बात खत्म, वो निकाल ले जाते। तो आपको करना है ये। तो कैसे करेंगे? कंटेंट वाला पार्ट समझ में आया एक तो ये, फिर कंटेंट की क्वालिटी में ये तो हो गया आपका विभाजन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो गया। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे अपने आंसर को। दूसरा हिस्सा कंटेंट की क्वालिटी वाला ही, अभी मैं भाव पक्ष पे नहीं जा रहा, प्रेजेंटेशन पे भी नहीं जा रहा, अभी मैं उसी में जा रहा हूं, कंटेंट। अब आपका रहेगा कि उसमें देना क्या है, तो अपने आंसर में जितनी ज्यादा डेट्स होंगी, डिजिट्स होंगे, आंकड़े जितने होंगे, फैक्ट्स होंगे, तो मैं आपको 3 तरह का पार्ट बताता हूं, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, 2 तरह का तो लिख ही सकते हैं। ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा। जैसे नव उदारवाद की बात करें, नियोलिबरलिज्म की, तो ये एक कंसेप्ट है। नियोलिबरलिज्म क्या है? एक कंसेप्ट है। तो कृषि कानूनों वाले में कंसेप्चुअल पार्ट कितना रहेगा और फैक्चुअल पार्ट कितना रहेगा, अंदाजा लगा सकते हो। कंसेप्चुअल तो वो रहेगा कि समाजवाद और समांगी विकास, यानी कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तभी तो एमएसपी आता है।
सब्सिडी वगैरह तो इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट है। तो कंसेप्ट्स जो हैं इसमें आएंगे समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एलपीजी भी आएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कंसेप्चुअल पार्ट होंगे इस क्वेश्चन में। और फैक्चुअल पार्ट क्या होंगे? डेटा होंगे। अभी तक के एमएसपी कितना दिया जाता है, कितनी वस्तुओं पर, कितने फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, तो फसलों की संख्या, एमएसपी कितना कितना होता है। देखो जो व्यक्ति, अब यहां मार्क्स किस पे डिपेंड करें? मैं बोल रहा हूं कि 13 नंबर ले आएगा कोई आदमी और एक आदमी 7 ले आएगा, तो उसमें यह भी मायने रखता है कि आपने केवल एमएसपी लिखा है या एमएसपी की दरें भी बताई। जिसने एमएसपी की दरें भी लिखी है तो उसका कंटेंट स्ट्रांग हुआ, खास करके फैक्चुअल वाला। तो मुझे लगता है कि प्रतिशत जो है कंसेप्चुअल 20% है, 80% फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। लेकिन मान लीजिए प्रश्न ऐसा होता है कि नव उदारवाद क्या होता है, या नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू लिबरलिज्म। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर कंसेप्ट वाला पार्ट जो है वो कितना हो जाता, 80-90% हो जाता, और फैक्चुअल कितना रह जाता, 10% रह जाता। अब आपको अंतर समझ में आ रहा हो? गांधी से रिलेटेड, आंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन यदि हिंदू लॉ से रिलेटेड है तो फिर फैक्चुअल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको हिंदू लॉ पता होना चाहिए, हिंदू लॉ के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो पता होना चाहिए, फिर किस तारीख को वो इनेक्टमेंट हुआ था वो पता होना चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस हुए थे, धाराएं वाराएं वो पता होना चाहिए, तो फैक्चुअल ज्यादा हो जाता है। लेकिन केवल आंबेडकर की विचारधारा के ऊपर है या गांधी की विचारधारा के ऊपर है, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है, तो वो कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, सैद्धांतिक ज्यादा होता है, उसमें सिद्धांत होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन की नेचर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है या फैक्चुअल है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट्स डालने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स को एलैबोरेट करना है। कंसेप्ट्स की बात जब जब आएगी तब आपको डेफिनेशंस, कोट्स और रिजल्ट्स, परिणाम, प्रभाव, ये चीजें देनी पड़ती हैं। ओरिजिन, एक्सपांशन एंड रिजल्ट्स या इंपैक्ट, ये होता है ओरिजिन के मामले में, यानी कि वो जो कंसेप्ट है वो ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो ओरिजिन वो किसी न किसी डेफिनेशन से होगा, किसी न किसी बुक से होगा, किसी न किसी कोट से होगा। कई बार कंसेप्ट का नाम ही किताब का नाम होता है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब का नाम भी है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी है, सिद्धांत भी है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है वही सिद्धांत है, जो किताब है वही सिद्धांत है, किताब का नाम ही, और उसका जो प्रतिपादक है प्रोपाउंडेड बाय, तो जैसे हम प्रोपाउंडेड बाय लिखते हैं, हॉब्स, थॉमस हॉब्स लिखते हैं, या जॉन लॉक लिखते हैं, या जीन जैक्स रूसो लिखते हैं, तो जब हम रूसो, लॉक और एरिस्टोटल और सोक्रेटिस कुछ भी लिखते हैं तो वो उसका ओरिजिन हो गया। अब उसकी कुछ डेफिनेशंस होंगी, उसके बारे में कोट्स होंगे, वो आपको देना जरूरी होता है। तो कंसेप्चुअल पार्ट में आपको ओरिजिन दिखाना बहुत जरूरी है, फिर उसका एक्सपांशन, कहां कहां वो फैला कंसेप्ट, और देन उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसके रिजल्ट्स क्या है, वो देना पड़ेगा। बाद में उसके आप रिजल्ट्स बताते हैं। तो कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन है 90% यदि कंसेप्चुअल है तो आपका पूरा फोकस इसी पे होगा, और 10% फैक्चुअल होगा। कौन से सन में वो किताब निकली थी वो सन हो जाएगा, किताब का एग्जैक्ट नाम इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे, कोट एंड कोट लिखेंगे ना, तो वो ऐसी जो चीजें होती हैं ये फैक्चुअल पार्ट होता है। परिणाम में अगर कोई रिवॉल्यूशन हुई तो उस रिवॉल्यूशन का नाम, खास करके मार्क्स से जुड़ी हुई चीजें, कार्ल मार्क्स वाले में। आ गया समझ में?
लेकिन यदि फैक्चुअल आंसर है तो फैक्ट्स ज्यादा होंगे, और मैंने अभी आपको बताया किस किस प्रकार के फैक्ट्स होंगे। एमएसपी की दरें भी पता होना चाहिए, को कब से एमएसपी दिया जा रहा है, ये कौन कौन से राज्य में दिया जा रहा है, वो कितने राज्यों में दिया जाता है और इतने राज्यों में नहीं दिया जाता है। फिर एपीएमसी के साथ उसका संबंध, एपीएमसी क्या होती हैं, वो मंडीज क्या है, मंडीज का कंसेप्ट क्या है, उसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेटा हैं, उन सबका क्लासिफिकेशन, कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं, अकाउंटेबल्स जो हैं उनका नाम लिखना है आपको। तो नाम आएंगे, आड़तिया क्या होते हैं, एक ब्रैकेट लिख करके उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होनी चाहिए। मंडी टैक्स कहां कहां पर कौन कौन से राज्यों में कितना है, उसका प्रतिशत आपको याद होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप पढ़ते समय में नोट्स बनाएंगे, इनका नोट्स बनाएंगे आप। और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप केवल, अगर आप सोचेंगे कि ये प्रश्न है और इसका उत्तर मुझे लिखना है, तो फिर तो आप बेसिर पैर की बातें करने लग जाएंगे और लिख देंगे कृषि कानून बहुत बुरे हैं, उनके ऊपर आंदोलन हुआ है, एमएसपी नहीं दी जा रही है, एमएसपी नहीं दिए जाने के कारण किसान आंदोलित हैं। बहुत ही अलग ही टाइप का स्वरूप होगा उस आंसर का, आप देखोगे, और हो सकता है आपको बाद में पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप हंसोगे क्या ये मैं क्या लिखाया था। और अगर आपने होशोहवास में बकायदा एक स्ट्रक्चर बना करके लिखा तो वो बहुत कमाल की चीज होगी, तब 13 नंबर आएंगे 15 में से, ऐसे नहीं आएंगे। तो क्या क्या पार्ट बता दिए थे हमने, बताओ। पहले वाले में, कंटेंट वाले में, फैक्चुअल वाला हो गया, कंसेप्चुअल वाला हो गया। कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ये ख्याल रखना है, ये सभी को रखना है आपको, यूपीएससी एमपीपीएससी सभी को। तो ये होता है, मेंस में अप्रोच चेंज हो जाती है, सिलेक्टिव हो जाती है काफी हद तक। प्रीलिम्स में आप इस तरह से नहीं पढ़ रहे होते हो, लिया आपने कोई भी क्रॉनिकल या कोई भी प्रतियोगिता दर्पण या कुछ भी मैगजीन लिया और ये पढ़ना शुरू किया कृषि कानूनों के बारे में, और पढ़ते चले गए, क्या कारण है, क्या फैक्ट है, क्या कंसेप्ट है, कोई लेना देना नहीं, बस पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। अब आपको जमाना शुरू करना पड़ता है। जैसे शादी की तैयारियां होती है और शादी वाले दिन जो तैयारियां होती है, दोनों में डिफरेंस है। एक समय होता है कि ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, तमाम तरह की लिस्टें बन जाती है और सामान आते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, आज वो जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, आज ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। लेकिन जिस दिन बारात जाने वाली होती है ना, अगर मान लीजिए लड़के की शादी या बारात आने वाली होती है, तो उस दिन थाल सजाए जाते हैं, सूटकेस सजाए जाते हैं, मतलब वो जमाने पड़ते हैं आपको कि ये वहां लगेगा, इस वाले फंक्शन में लगेगा, इसलिए ये यहां आएगा और इसमें ये सामान आएंगे, क्योंकि वो सेरेमनी होगा तब उसमें ये सामान लगेगा। ये कपड़े दुल्हन के उस समय के हैं, ये दूल्हे के उस समय के हैं, और इसके साथ में ये आइटम है, तो ये उसके साथ जुड़ता है और उस तरह से उसको अलग किया जाता है, आइसोलेट, और उसको फिर पैक कर दिया जाता है। कहीं पे स्लिप लगाई जाती है, कहीं पे निशान बनाए जाते हैं कि ये वो वाला मामला है, क्योंकि ये हो अब एकदम सर पे आ गया, मेंस आ गया, मतलब एकदम सर पे आ गया, अब आपको जाकर के देना है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको जमाना पड़ेगा, इसलिए उस दिन की तैयारियां बहुत डिफरेंट होती है। और अगर वो नहीं करता है तो वहां जाके क्या हंसी उड़ती है मालूम है ना, वो कुछ का कुछ होता है। फिर विपक्ष वाले जो है, वो विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें हंसी भी उड़ाई जाती है, प्रतिद्वंदी माना जाता है दूल्हा दुल्हन पक्ष को, और वो उसकी हंसी उड़ाते हैं और वो उसकी हंसी उड़ाते हैं कि इनकी तैयारियां देखो कितनी कमजोर है, इसकी तैयारी देखो कितनी कमजोर है। जो बारात लेके आते हैं वो यहाँ वालों की हंसी उड़ाते हैं, और वो जब तैयारी के साथ नहीं आते और उनको कोई सामान नहीं मिल रहा होता है तो फिर उनकी हंसी उड़ती है, ये आ गए शादी करने के लिए, इनको देखो सामान तो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रखा। ये परीक्षा कैसे ही आपकी भी हंसी उड़ाता है एग्जाम में। ये कलेक्टर बनना चाहते हैं, ये डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, इनको ये तो होश ही नहीं है कहाँ क्या करना चाहिए। तो आपका प्रेस्टीज पॉइंट है, मेंस में प्रेजेंट है, प्रीलिम्स में कुछ पता नहीं चलता। प्रीलिम्स का बिल्कुल उल्टा सीधा काम। अभी कितने 10,000 से ज्यादा लोगों ने निकाला है प्रीलिम्स, तो 10,000 से ज्यादा लोग प्रीलिम्स निकले हैं, तो ठीक है, हो अल्लाह है, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। अब छाटा जाएगा, 15 गुना लोगों को छाटा है ना, अब इसमें से 3 गुना लोगों को छाटा जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उसमें कसावट अलग प्रकार की होगी। इंटरव्यू में फिर और प्रेजेंटेशन हो जाएगा,
एकदम सामने ही बुला लो, ये तो लिखा है इन्होंने, अब सामने बुला के बात करते हैं। वाकई में दम है कि नहीं बनते में हम बात करते हैं। लिखता तो बहुत अच्छा है, तभी तो यहाँ पहुंचा है। लिखता अच्छा है, 4 की चॉइस देते हैं तो एक चॉइस निकालने की बोलते हैं एबीसीडी में से, तो वो भी ठीक ठीक निकाल लेता है। तो फिर लिख के डिटेल लिख के पूछते हैं उससे, जरा लिख के बताओ, ये तुम उधर टिक तो लगा है गोला भरने में तो ठीक है, लेकिन आप जरा इसमें लिख के बताओ, डिटेल में ढंग से लिख के बताओ। तो देखा जाए तो आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये लिखित में प्रेजेंटेशन होता है, राइटिंग में होता है। तो लिखावट से कैसे पता चलेगा किसी आदमी का? तो फिर लास्ट में उसको सामने बिठा करके उसका परीक्षण करते हैं। हालांकि उसकी अपनी खामियां हैं, बहुत खामियां, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी सिस्टम है हमको उसी में सरवाइव करना है। अदरवाइज तो आप, अब मान लीजिए 20 साल बाद सबसे अच्छा सिस्टम आ जाएगा तो आप 20 साल के लिए रुक तो सकते नहीं, आपकी उम्र तो भागे जा रही है, आपको तो अभी करके बताना, नहीं तो आप तो ओवर एज हो जाओगे। तो जैसा भी सिस्टम है उसमें करके बताना। जैसी भी व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्थाएं तो नहीं है, ना प्रीलिम्स में है, ना इंटरव्यू में है, ना मेंस में है। अभी प्रीलिम्स जो दिया था यूपीएससी का, बच्चे बता रहे थे कि वहां रोशनी नहीं थी, एक दो सेंटर ऐसे थे जिसमें रोशनी नहीं थी, अंधेरा था और दिख ही नहीं रहा था कुछ। कई बार हमारा सेंटर जो था वहां पर आंधी आ गई थी, तूफान आ गए थे, हम कॉपी लेके भागते फिर, टीचर बोल रहे हैं इन्विजिलेटर के आपकी मर्जी है, जहां बैठ के लिख लो, जहां उजाला, बाहर पानी आ रहा है, पेड़ के नीचे जाके लिख नहीं सकते, नहीं तो कॉपी दे दी, पेपर दे दिया, बोले अब अंधेरा है। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं थे, टॉर्च की व्यवस्था रखी नहीं, लालटेन रखा नहीं, लालटेन भी बुझ जाता क्योंकि आंधी चल रही है, खिड़कियां टकरा रही हैं। अब आपका मेंस चल रहा है तो उसका मेंस तो गया क्योंकि अंधेरा है, वहां करेंगे क्या? तो ये सब सिचुएशन तो होती रहती है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि बत्ती चली गई और आधे घंटे तक बत्ती नहीं थी तो उस केंद्र की परीक्षा कैंसिल और पोस्टपोन कर दिया और आगे पेपर लेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं। यूपीएससी करता ही नहीं, एमपीपीएससी भी नहीं करता। पेपर मतलब पेपर। ग्वालियर वाले का सेंटर बहुत बढ़िया, ग्वालियर में कुछ भी नहीं था, भोपाल में सब गड़बड़ हो गया, इंदौर वाले अच्छे से परीक्षा दे रहे थे तो वो वहां के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ वाला लटक जाएगा। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपका सेंटर कौन सी जगह, ये चीजें भी मायने रखते हैं, लेकिन ठीक है, ये तो मोटा अंदाज है जो मैं आपको बताता ही हूँ। परीक्षा में ये सब खामियां तो चलती रहेंगी और इसके आधार पे निर्णय भी होते रहेंगे। ये आपका भाग्य है, यहाँ आकर के आप लक बोल सकते हो, इसको लक मान सकते हैं हम कि यहाँ हमारा भाग्य है, भाग्य ने साथ नहीं दिया। खैर, तो आ जाइए अगले वाले हिस्से में चलते हैं। कौन सा है? हाँ, इमोशनल वाले में चलते हैं। अब है कि कुछ सेंट्रल आइडिया होते हैं हर आंसर के। क्वेश्चन जो होता है ना, वो एक सेंट्रल आइडिया मांगता है। वो सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो दिल को छूने वाला तरीका होना चाहिए। अब जैसे कृषि कानूनों की जब बात करें, इसी प्रश्न में मैं कुछ सेंट्रल आइडिया, अगर आप ये लिखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, या आप कहें कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसके बजाय कोई ये लिखे कि कृषि जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को खाने के लिए तो चाहिए ना, जीवन यापन के लिए और खास करके जिंदगी जीने के लिए तो भोजन जरूरी है, बाकी चीजें उतनी आवश्यक नहीं है। और भोजन ही यदि आप आयात पे निर्भर करने लग जाओगे तो अर्थव्यवस्था के जो दूसरे पहलू हैं वो ढह जाएंगे। तो भोजन के लिए किसी भी राष्ट्र का आयात पर निर्भर रहना घातक होता है। ये बात आपने पहली लाइन लिख दी कि भोजन के लिए किसी भी देश का दूसरे पे निर्भर करना। आप भारत माता का पुराना चित्र देखोगे, पुराना एक भारत माता का, तो उसके हाथ में गेहूं की बाली और वो सब दिया हुआ है। इसका मतलब है कि भारत माता का यदि आप प्रश्न देखोगे या नारा जो देखोगे आप, जय जवान जय किसान, तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत माता पे जोर देते थे और भारत माता मतलब एक तरह से किसानों को देखते थे। और जय जवान जय किसान की बात जब लाल बहादुर शास्त्री करते थे
तब वो किसानों को देश का रक्षक मानते थे क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनाते थे। हरित क्रांति की बात से आप शुरू कर सकते हो। कैसे भी करके आपको इमोशनल टच देना पड़ेगा और एक सेंट्रल आइडिया कृषि कानूनों का लेके आना पड़ेगा कि किसानों को आपको प्रमुखता देनी होगी। क्यों देनी होगी? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो वो आवश्यक बताने के लिए आप कौन सी लाइन यूज करते हो, पंच लाइन, कौन सा माध्यम यूज करते हो? कविता की पंक्तियां यूज करते हो, शेरो शायरी यूज करते हो, कोई कोटेशन यूज करते हो, इंग्लिश का, उर्दू का, जो भी आप करते हो, कैसे भी करके आप ये सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि सरकार के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों से ज्यादा, कॉरपोरेट से ज्यादा किसान महत्वपूर्ण होने चाहिए। इसलिए किसान कानून बनाते समय, कृषि रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करते समय हमें मुख्यतः किसानों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से लिखें कि शरीर जो है वो राष्ट्र है और शरीर में जो रक्त है वो किसान है, जैसे शरीर रूपी राष्ट्र में या राष्ट्र रूपी शरीर में किसान रक्त के समान है, और रक्त यदि सुरक्षित रहेगा तो शरीर सुरक्षित रहता है, यानी कि किसान सुरक्षित रहेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए किसानों की सुरक्षा से, रक्त की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये लाइन पंच लाइन हो सकती है, सेंट्रल आइडिया हो गया। इस प्रकार की चीजें जब आप डालते हो अपने आंसर में तो वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और कई बार आपकी जो दूसरी खामियां हैं उनको नजरअंदाज कर देता है परीक्षक। वो समझ जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये संवेदनशील है, विवेकशील है और ये योजनाकार आदमी है, यानी इसके पास मन में कुछ योजनाएं हैं। इसको अगर भविष्य में प्लानिंग करने का अवसर मिला, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का अवसर मिला तो राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि इसके पास वो सोच है, वो समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है। ये सिद्ध करने के लिए ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इमोशनल वाला, ये खींच के लाता है। क्यों कपिल शर्मा का जो है वो शो देखते हैं सब लोग? क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर माना जाता है कि वो पंच लाइन बहुत अच्छे देता है, यानी कोई भी बात कर रहा होता है, अचानक उसी की बात में से बात निकाल करके वो हंसी निकाल लेता है, और तुरंत निकालना आता है उसको। कवि लोग क्या करते हैं, कुमार विश्वास टाइप और ये जो कवि हैं, ये क्या करते हैं, इनको टाइम मिलता है, समय मिलता है। हालांकि वो भी हाजिर जवाब है। कुमार विश्वास भी मैंने देखा है कई जगह मंच पे संचालन करता है तो तुरंत कुछ न कुछ एकदम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह चीजें आती हैं, उसी समय में काउंटर जवाब देता है वो। लेकिन फिर भी उसके उसमें आप उसको मान जाओगे, यार कमाल है, मतलब कुमार भाई तुमने तो बहुत बढ़िया बात कर दी। लेकिन कपिल शर्मा के उस पर हंसी छूट जाएगी, उसमें आप तारीफ करने लायक, तारीफ करने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी, उससे पहले आपको हंसी आएगी। तो हंसी मजाक के लिए जाना जाता है, एक भाई कवि के लिए जाना जाता है। तो कविता कोई हाजिर जवाब इतनी अच्छी करता है, ऐसी हाजिर जवाबी आपके आंसर में होनी चाहिए, तो उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर उस टाइप का होगा, खास करके आपके उत्तर लिखने के मामले में, या कुमार की तरह कविता लिखने के मामले में, या रविश कुमार की तरह उस दिन का जो टॉपिक लेकर के वो शाम को प्राइम टाइम में आता है, तो एकदम पंच लाइन होती है उसकी, जो आपको एकदम, देखो सबको नहीं छूती, लेकिन जिसको भी छूती है वो तो देखता है प्राइम टाइम। उसके अपने दर्शक हैं, उनके दर्शकों का अपना इंटरेस्ट है। आप लोग भी अगर फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे कहीं किसी को फॉलो करते हो तो यूं ही तो नहीं करते, कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आता है कि इस व्यक्ति की ये वाली बात हमको अच्छी लगती है। तो आपकी ऐसी कौन सी बात परीक्षक को अच्छी लगे कि वो आपको चाहने लगे और आपको वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चुन रहा है? तो वो चुन रहा है, दरअसल ये चयन है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप सिलेक्ट हो रहे हैं, आप पास नहीं हो रहे, उत्तीर्ण नहीं हो रहे। दरअसल हम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते, बल्कि हम चयन होते हैं, हमारा चयन होता है। जैसे स्वयंवर में चयन होता था तो लड़की कुछ देख करके वरमाला डालती थी, ऐसे ही थोड़ी डाल देती थी, उसको देखती थी ना, उसको पति के रूप में देखती थी, तो पति के रूप में जो गुण होने चाहिए उसमें वो गुण उसको दिखाई पड़ते होंगे, तब तो वो वरमाला डालेगी, अदरवाइज क्यों डालेगी? तो आपकी भी वरमाला ही डालने वाले, लेकिन आप कलेक्टर बनने वाले हो,
आप डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हो। परीक्षक कॉपी चेक करने वाला आपके गले में माला डालने वाला है कि आपको चुन लिया गया, आपका चयन कर लिया गया। कई बार हम उस दृष्टिकोण से लिखते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अरे प्रश्न का उत्तर देना है तो यहाँ भाई आपको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलने वाला है कि आप बीए पास हो गए, बीएससी हो गए, एमटेक हो गए, ये लो सर्टिफिकेट, जाओ अब नौकरी ढूंढना। यहाँ तो सीधी सीधी आपको नौकरी मिलने वाली है, काम मिलने वाला है, उसके बाद आपको सैलरी, बंगला वगैरह सब मिलेगा और आप कुर्सी पे जाके बैठोगे और आप नीति निर्माता होगे। बल्कि जो कॉपी चेक कर रहा हो सकता है उसको मिलने का टाइम ना दो, बाद में आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो। वो बाहर खड़ा हो और आप उसको तो जानते नहीं है कि इसी ने मेरी कॉपी चेक की और इसी की वजह से मैं बना हूं, इसी ने मार्क्स दिए थे, और वो स्लिप भिजवाएगा अंदर कि ये मिलना चाहते हैं साहब, या कार्ड भिजवा दे अपना कि ये मिलना चाहते हैं। आप कहोगे टाइम नहीं है, फिर कभी आए, अभी हम मुझे बहुत फाइल करनी है, अभी सिग्नेचर करना है, अभी मैं बिजी हूँ, आप उसको भगा दोगे। उसी स्थिति में पहुंच जाओ। तो ये बात वो भी जानता है, ये बात वो भी जानता है, कॉपी चेक करने वाला भी जानता है कि वो जो बनाने जा रहा है वो बहुत खतरनाक व्यक्ति बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी चयन हो जाएगा आपका, कोई बात तो दिल को लगनी चाहिए उसके। तो दिल को लगने वाली बात कैसी लिखेंगे आप, कैसे करेंगे, हर टॉपिक के लिए आपको कुछ पंच लाइन बना के रखनी पड़ेगी, जिनको आप सबसे शुरू में भी दे सकते हैं, बीच में भी देंगे, इन्वर्टेड कामा में देंगे, अंडरलाइन करके देंगे। ठीक है, तो जहां जहां आपको अच्छी बात लगे, जो हम इतने सारे आर्टिकल आपको करवाते हैं, इतनी सारी चीजें करवाते हैं आपको करंट अफेयर्स में, तो अभी कृषि कानूनों के बारे में हमसे कम ने कम से कम 40-50 ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई होगी। तो जिन जिन व्यक्तियों की द हिंदू में ये किताब आई है, इंडियन एक्सप्रेस में आई है, मिंट का बताया हमने, कई तरह की चीजें आपको बताई हैं, उनको आप जगह जगह कोट करना शुरू कीजिए। जब आप इस तरह से कोट करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मार्क्स बहुत बढ़ गए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखिए, तीसरा पार्ट क्या था? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है, एक तो गॉड गिफ्टेड होता है, जिसमें हैंड राइटिंग गॉड गिफ्टेड होती है, दूसरी प्रयास से, एफर्ट से लाई जाती है। तो प्रेजेंटेशन का सबसे पहला हिस्सा है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग। दूसरा हिस्सा है टू द पॉइंट लिखना या पैराग्राफ लिखना। तो कुछ बच्चों को जब हम गाइड कर रहे थे, जब हमारे पास पढ़ने के लिए आए, तो हमको लगा कि इस बच्चे को बहुत गाइड करना है, इसको आईएएस बनना ही है, क्योंकि अच्छा तेज बच्चा है। उसको बोलते हुए तो देखा था, क्लास में जवाब देते हुए भी देखा था, और क्लास में जो बैठने का तरीका होता है उससे भी पता चल जाता है कि वो कौन है, कैसा है, वो भी पता चलता है। चल करके आता है कोई क्लास में बैठने के लिए, उससे ही पता चल जाता है, बहुत बहुत कुछ उससे भी पता चलता है। तो लगता तो था कि आईएएस बनेगा या बनेगी, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सुझाव थे कि ये जब लिख करके जब लाएंगे ना, तो इसको बहुत सारे सुझाव देंगे। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा था, जब वो लिख के लाया, खास करके शायद 2014 में, 14 में, जब वो लिख के लाया तो मेरे पास सुझाव देने लायक कुछ था ही नहीं। जब वो लिख के लाया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं नंबर देता चला गया। बाद में आईएएस भी हो गया, लेकिन नंबर देता चला गया। जब मेरे पास कुछ सुझाव देने के लिए नहीं था, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कहां से सीखा? तो सब मैं तो शुरू से ऐसे ही लिखता हूं। तो शुरू से ऐसे ही लिखता हूं मतलब कब सीखा? बोले बहुत छोटी क्लास में सीखा होगा, यानी 6th में, 7th में, 8th में। स्कूल का नाम पूछा, फिर पूछा कि कौन सिखाता? बोले एक टीचर थी, वो सिखाते थे। मुझे लगता है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती होंगी, या फिर उसको भी इसी तरह से गिफ्ट में मिला होगा, या किसी ने सिखाया होगा। तो इसको गॉड गिफ्टेड या टीचर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट मान सकते हैं, कि टीचर ने बहुत छोटी क्लास में आपको इस टाइप से लिखना सिखा दिया। कई लोगों को हम लिखना सिखाते हैं तो वो उल्टा हमारा विरोध करते हैं कि सर ऐसा लिखेंगे, तो हमारे टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखने से नंबर नहीं मिलते। पैराग्राफ में लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखो, और ऐसा लिखो किसी के समझ में ना आए तो फिर नंबर आएंगे। ऐसे टीचर भी हैं, उल्टे टीचर भी हैं। हम यहां तक कि हम बता रहे हैं तो उनके संस्कार जाते नहीं, वो बोलते हैं हमारे टीचर ने ऐसा कहा इसलिए हम तो ऐसे ही लिखेंगे, आप चाहे कुछ भी बोलते रहो। तो वो बच्चे आज भी नहीं बन पाए।
तो कुछ लोग तो टीचर के द्वारा सीखे सिखाए हैं, उनका शिक्षक ही ऐसा था कि उसने सब कुछ बता दिया पहले से ही, हमको कुछ बताना नहीं पड़ा, ऐसे बच्चे भी हैं। कुछ बच्चों को हम बताते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका शिक्षक जो है वैसा बताता था। तो एक तो मान के चलिए टू द पॉइंट लिखने वालों को नंबर ज्यादा आते हैं, बकवास लिखने वाले को नंबर नहीं आते। पैराग्राफ में आप वही व्यक्ति लिखता है जो व्यक्ति जानता नहीं है या फिर उसको समझ नहीं है। जब अकल नहीं होती तब भी लिखता है, लेकिन अकल दे दी गई है कि नहीं लिखना है, उसके बावजूद लिखता है। इसका मतलब है कि उसकी खुले में लिखने की हिम्मत नहीं है। गोलमोल जवाब वही देता है जिसमें स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता नहीं होती तो वो गोलमोल जवाब देता है। अगर आपको घर वालों ने 1000 रुपए दिए और आपने 1000 रुपए ठीक से खर्च किए, तो आप बता देंगे कि पिताजी 450 रुपए उसमें लग गए थे, 200 रुपए उसमें लग गए थे, 300 रुपए इसमें लग गए, और ये बचे हुए पैसे पकड़ लो, ये हो गया 1000 रुपए का हिसाब। नहीं तो वो बोलेगा उतने पैसे उधर देने थे, वो पहले के बाकी थे, उसमें दिए नहीं थे, इधर था। पिताजी को भी हिसाब समझ में नहीं आया, दोबारा आपसे पूछेंगे तो आप वही वाला हिसाब समझा भी नहीं सकते, क्योंकि वो बनाया गया था उल्टा सीधा था। तो पैराग्राफ में लिखना मतलब उल्टा सीधा हिसाब किताब, उलझा हुआ हिसाब किताब, समझ में न आने वाला हिसाब किताब। तो जिस व्यक्ति का हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता, जो लिखता साफ नहीं है, उलझा हुआ है, बेवकूफ बना रहा है, तो उसको अधिकारी कैसे बना दिया जाए? अधिकारी बन के भी वो उलझा हुआ ही ऐसे ही कुछ तो भी करेगा, फालतू बातें करेगा। देखिए, काम करना पड़ता है आपको। एक व्यक्ति को सुबह 10-11 बजे ऑफिस जाना है और काम करना। एक व्यक्ति को काम, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं क्यों ऐसा लिखना पड़ता है। एक कलेक्टर की दिनचर्या बताता हूं या किसी एसडीएम की, और उसकी दिनचर्या बताता हूं। 10-11 बजे आप ऑफिस गए और आपको पता है कि 12:30 बजे मीटिंग है 1.5 घंटे बाद, और आपको कम से कम 50 फाइल पे सिग्नेचर करने और पढ़ के करने हैं। कम से कम एक पेज पढ़ के आपको 50 जगह सिग्नेचर करने हैं, तो आप काम शुरू कर दोगे। आप काम शुरू कर दोगे 10:30 बजे, बल्कि आपको पता है कि आज फाइल 70 फाइल है। कल शाम को आप देख के आए थे कि आज 70 फाइल है, तो आप 9:30 बजे ऑफिस चल दोगे, या 9:45 चल दोगे, या 10 बजे चल के 12:30 बजे तक 2.5 घंटे में आप 50 फाइल करोगे, 70 फाइल करोगे, सिग्नेचर हो चुके होंगे। 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आप मीटिंग में गए, फिर लंच पे चले गए। 3-4 बजे आपके पास लोग मिलने के लिए आने लगते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 6 बज जाएगी। फिर आप सारी फाइलें उठाओगे, कुछ घर ले जाओगे करने के लिए। शाम का कोई प्रोग्राम है, आप चीफ गेस्ट हो या आपको कहीं जिम्मेदारी दी गई है, तो आप उस प्रोग्राम को देखोगे। 8-9 बजे आप घर आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनको समय देते हो, और इस तरह से आपकी दिनचर्या होती है। थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब भी हो सकता है, किसी दिन सीएम आ रहे हैं, किसी दिन कोई आ रहा है, तो उस दिन बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, जो मैं जानता हूं, जिनके 50 तरह के प्रपंच हैं, विधायक का लड़का जो है वो उसके साथ मिला हुआ है, और वो मिलने आने वाला है, और कोई 2 करोड़ रुपए की सेटिंग होने वाली है, पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आप उसको 1 या 2 घंटे दोगे, दरवाजा बंद करा लोगे, चपरासी को कहोगे किसी को आने मत देना, बाबू को कहोगे तुम काम निपटाते रहना, कुछ तो भी जहां सिग्नेचर करने नहीं चाहिए वहां सिग्नेचर कर दोगे, उल्टे सीधे काम करोगे, फिर 2-3 बार चाय पियोगे उसके साथ बैठ के, दिमाग में तनाव रहेगा, उससे मीटिंग भूल जाओगे। फिर कल बॉस ने डांटा तो ऊपर से कोई प्रेशर आया, वो फिर गड़बड़ होगा। फिर लड़की का चक्कर है, कुछ ओंधा सीधा अधिकारियों का रहता है, बहुत सारों का, औंधे सीधे लड़कों का तो खास करके, तो उसको मेंटेन करना। फिर उसके फोन आ रहा है, उसके मैसेज के जवाब देना, दिन भर बैठा हुआ है, उसके मैसेज के जवाब, शाम को शराब की पार्टी है, उसकी व्यवस्था करना, जूनियर्स के सामने इंप्रेशन झाड़ना, सीनियर्स के सामने इमेज बचा के रखना। दिन भर स्ट्रगल में ही निकल जाता है उसका, कोई किसी काम का नहीं। ऐसा आदमी आराम से समझ में आ जाता है कि उसने कॉपी में क्या लिखा था।
आप कॉपी में जैसा लिखते हो उससे सब समझ में आ जाता है कि आप फ्यूचर में एक ईमानदार ऑफिसर बनोगे, कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर बनोगे, अपने काम में ध्यान दोगे, फाइल करोगे, जनता का ध्यान रखोगे, सारी मीटिंगों में भाग लोगे और शासन की व्यवस्था का निर्धारण करोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दूसरा कुछ कर रहे हैं। तो आप इसके पास बैठे, इसके पास बैठे। अब मैं बता रहा हूं, एक आवारा आदमी का और एक निकम्मे आदमी का और एक बच्चलन आदमी का और एक करप्ट आदमी का काम में मन लग ही नहीं सकता। वो यहां बैठता है, वहां बैठता है, उसके ऑफिस में नहीं मिलेगा वो। बस कभी इसके ऑफिस में गया, कभी उसके ऑफिस में गया, कभी बॉस के यहाँ जाके चमचागिरी कर रहा है, कभी नेता के यहाँ जाके बैठा है, या फिर अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाके बैठा है, कभी पार्टी कर रहा है, कभी अय्याशी कर रहा है। ऐसे लोगों को फिर आप अखबार में सुनते हो कि ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, ये जेल में है। ये तो ये कॉपी में दिखता है, आपकी कॉपी में दिखता है। खास करके पैराग्राफ राइटिंग करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज होते हैं, उनका दृष्टिकोण क्लियर नहीं होता। अब पैराग्राफ करने वाला अगर गलती से पैराग्राफ में लिख रहा है और उसको पता नहीं कि पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, बाकी आदमी अच्छा हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो पनिश तो होता है। पनिश तो वो भी होता है, अनजाने में होता है, लेकिन उसको भी पनिशमेंट मिलता है। लेकिन जब आपके स्पष्ट विचार होते हैं तो आपका स्पष्ट उत्तर होता है, और जो स्पष्ट लेखन करता है, स्पष्ट उत्तर देता है, भविष्य में वो बहुत शानदार ऑफिसर बनता है। तो प्रेजेंटेशन जो है आपको समझ में आया होगा। मैंने उदाहरण भी बता दिया, दो तरह के अधिकारी भी बता दिए। दोनों तरह के आप ऑफिसों में किसी दिन कलेक्ट्रेट में चक्कर काट के आओ, वल्लभ भवन में जाके आओ, संचालनालय में, सतपुड़ा विंध्याचल में किसी में जाके आओ, दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। जिसके ऑफिस में जाकर के झांकोगे, बैठा है नहीं बैठा है, बैठा है तो क्या कर रहा है, फोन पे लगा है, टांगे हिला हिला के बात कर रहा है, समझ में आ जाएगा। चुपचाप ढंग से बात कर रहा है, जी सर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब ढंग की बात कर रहा है, नहीं तो अपने दोस्त से बात कर रहा है। आवारा आदमी और वो शक्ल से ही दिखता है, ऑफिस से बाहर निकल के कार में बैठेगा, उसमें पता चल जाता है एक नंबर का लुच्चा बदमाश है, एक नंबर का लफंगा आदमी है, और ढंग से चलता है, ये करता है, उसके उसमें एक शालीनता होती है, सभ्यता होती है, वो बहुत ही शानदार आदमी होता है। उसके प्रति चपरासी भी सम्मान का भाव रखते हैं। तो वो अपने लोगों से काम लेना भी जानता है, सब तरह का। तो वो अनुशासन जो है आपको लिख करके, वही डिसिप्लिन राइटिंग वाला, वो आपको मेंस में यहाँ लिख के बताना पड़ता है। और उससे कॉपी चेक करने वाला भी अगर ऐसे ही लुच्चा टाइप का और ऐसा ही है तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन ये है कि मैं मान के चलता हूं कि भारत में भी टीचर जो है वो ठीक ठीक है, और अभी भी कर ही रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं जैसे तैसे, है ना। तो वो होंगे, ठीक ही होंगे, ये मान के ही चलना पड़ेगा। हम उनको गलत मान के चलेंगे तो शायद हम ठीक से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उनको अच्छा ही मान के चलो अभी, क्योंकि आप तो कॉम्पिटिटर हैं, आप तो परीक्षा दे रहे हैं। अब हम तो उनके बीच में से आए हैं तो हमको पता है कि वो कैसे हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि वो ठीक होंगे और अच्छे से जवाब देना है आपको। तो फिर आप कैसे लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे प्रेजेंटेशन में, हैंड राइटिंग साफ साफ लिखेंगे, बहुत ज्यादा बड़े फॉन्ट भी नहीं होने चाहिए, फॉन्ट साइज बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट लेखनी आनी चाहिए। रही बात मीडियम की, तो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो काफी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकते हैं, टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए, खिचड़ी भाषा में लिख सकते हैं। हमने लिखी है, हमने जब हिंदी मीडियम से एग्जाम भी दिया है और इंग्लिश से भी दिया, दोनों से देख रखा है, और दोनों का अंतर भी देख रखा है। इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आते हैं, स्वाभाविक है, इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आते थे, चाहे उसमें शोले की स्टोरी लिख के आओ तो भी ज्यादा आते थे, क्योंकि इंग्लिश समझ में कम आती है, कॉपी चेक करने वालों के भी कम आती है। अधिकांश शिक्षक भी हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, तो इंग्लिश से इंप्रेस होते हैं। तो इंग्लिश लिखने से ज्यादा मार्क्स तो आते हैं, ये बात तो है, लेकिन जब आप नहीं लिख पाते हैं या इंग्लिश मीडियम आपका नहीं है तो आप हिंदी मीडियम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी डाल दीजिए, इंप्रेस होता है, मार्क्स देता है, कोई पेनाल्टी नहीं लगती। पेनाल्टी लगती थी, हमने पेनाल्टी के मार्क्स भी देखे हैं हालांकि, लेकिन वो तब लगती है जब पूरी तरह से ही वो पूरा इंग्लिश में लिख देता है या गड़बड़ कर देता है, मीडियम चेंज ही कर देता है, तो लगती है। आप कंफ्यूजन बनाए रखते हैं तो फिर नहीं लगती। लेकिन इंग्लिश मीडियम लिखा है आपने प्रवेश पत्र में, और फिर अगर आप हिंदी में कहीं लिखेंगे तो जरूर दिक्कत आती है।
लेकिन हिंदी वाला यदि कहीं कहीं 2-3 लाइन इंग्लिश में लिख जाता है या काफी हद तक इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी दे देता है, बीच बीच में काफी इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बिंदास आप लिख सकते हैं। ओके, टेस्टेड है, टेंशन नहीं करने, हमने कर रखा है और देख रखा है उसको, और कई बच्चों से करवाया भी है, सक्सेस है वो सब, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो लिखने वाली बात आपको बता दी है। मुझे लगता है सारे पहलू लिखने से संबंधित मेंस के, अब हम चूंकि सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे और सिलेबस के एक एक हिस्से को आपको गाइड करते हुए जाएंगे। तो अभी चूंकि फर्स्ट पेपर चल रहा है ज्योग्राफी, और वो पॉलिटी हमने निपटाया, उसको रिवाइज करवाएंगे आपको, आपके टेस्ट लेंगे। तो जो लोग टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए बच्चे भी जो लोग सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी हद तक हमने डिटेल में मेंस को पकड़ने की कोशिश की है। और यूपीएससी और एमपीपीएससी का जो नेचर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमपीपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में वही बच्चे आते हैं जो यूपीएससी की स्तर पे तैयारी करते हैं। टॉप 10 तो उन्हीं का होता है। मैं कम से कम 50 ऐसे आईएएस को जानता हूं, 50 आईएएस जो पहले स्टेट सर्विस में काम करते थे या स्टेट सर्विस जिन्होंने निकाल ली थी। ज्वाइन करने की नौबत नहीं आई उनकी, लेकिन स्टेट सर्विस उन्होंने निकाल लिया था और स्टेट सर्विस में वो सिलेक्ट हो गए थे, और इधर यूपीएससी का भी रिजल्ट आया और इधर भी आईएएस हो गए। तो उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 2.5 साल स्टेट सर्विस में काम किया, फिर यूपीएससी निकाली। ढेरों लोग हैं ऐसे, मतलब मैं पर्सनली जानता हूं। उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताए कि सर मैं पहले उसमें था, 2 साल ये करता रहा, फिर अभी बाद में यूपीएससी निकाला। तो इसका मतलब है कि उसकी यूपीएससी का स्टैंडर्ड था, उसका वो यूपीएससी की तैयारी थी, इसी वजह से वो टॉप 10 रैंक में आया। स्टेट सर्विस के टॉप 10 रैंक में वही आते हैं, चाहे वो बिहार के हों, यूपीएससी के हों, यूपीपीसीएस वाले हों, चाहे एमपीपीएससी वाले हों, है ना। ज्यादा हमारा महाराष्ट्र और गुजरात के सर्विस वालों से उतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन ये जो 3-4 सर्विसेज हैं ऊपर ऊपर की, खास करके बिहार के, यूपी के और एमपी के, ये लोग लगभग एक दूसरे की स्टेट सर्विस के एग्जाम भी देने के लिए जाते हैं। और यूपीएससी की तैयारी में भी इनका छत्तीसगढ़ वालों का भी काफी दखल होता है। तो यूपीएससी की तैयारी जो बहुत अच्छी करता है, उसका लिखने का शैली जो मैंने आपको बताया इस टाइप से हो जाती है। तो जब आप एमपीपीएससी के लिए जब इस प्रकार की अप्रोच देते हैं तो वो कर सकते हैं आप, उसमें क्या दिक्कत है, आपको फायदा होता है। तो आप जब इतना अच्छा व्यक्ति किसी को एमपीपीएससी में मिल रहा है, यानी एमपीएससी वाले को, यानी कि स्टेट सर्विस वाले को अगर इतना अच्छा व्यक्ति साफ साफ लिखने वाला मिल रहा है तो क्यों नहीं लेगा। और यूपीएससी स्टैंडर्ड पे लिख रहा है तो उसको जरूर लेगा, वो तो सबसे प्रायोरिटी पे लेगा। तो अगर आपको टॉप 10 में जाना है, टॉप 10 में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि टॉप 10 में जाए बिना आपको डिप्टी कलेक्टर नहीं मिल सकता। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर का पद चाहिए तो आपको टॉप 10 में जाना होगा। यूपीएससी में अगर आपको आईएएस चाहिए तो आपको टॉप 100 में आना होगा। टॉप 100 में आए बिना अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं आईएएस हो जाऊंगा, जनरल के व्यक्ति को तो मान के चलो टॉप 80 में आना होगा, यानी टॉप 90 में तो आना ही होगा। 180 सीटें, यानी वही आप 90 मानो या 100 मान लो। 1-2 बच्चे आईएफएस ले लेते हैं, कुछ लोग आईपीएस ले लेते हैं टॉप में जाने के बाद भी, तो मान के चलते हैं, या दूसरी कैटेगरी के भी शामिल हो जाते हैं रैंक में ऊपर। तो ऐसा करके टॉप 100 में आपको आईएएस मिलेगा। टॉप 100 के बाद में यदि आप आईएएस की उम्मीद कर रहे हैं और जनरल के हैं तो बहुत मुश्किल है। तो आईएएस में यूपीएससी के एग्जाम में टॉप 100 और एमपीपीएससी में टॉप 10, स्टेट सर्विस में टॉप 10 में आना होगा, तो वो उतना ही मुश्किल है। बराबर हुआ कि नहीं। यूपीएससी का टॉप 100 तमाम स्टेट में से, एमपीपीएससी का टॉप 10 केवल एमपी में से। तो एवरेज निकालोगे और कंपटीशन का स्तर निकालोगे तो वहीं पहुंच गया। एमपीपीएससी के टॉप 10 में आए बिना आप उधर टॉप 100 में कैसे आओगे, या उधर टॉप 100 में आए बिना आप इधर टॉप 10 में कैसे आ सकते हो। रेंज तो वही हो गई लगभग, तो स्तर तो वही हासिल करना है ना आपको। अब कई बच्चे बोलते हैं हम एमपीपीएससी को फोकस करना चाहते हैं, तो फिर टॉप 100 में कैसे आओगे, वो तो वही आएंगे, वो तो रिजर्व है उनके लिए।
ये तो बहुत सिंपल सिलेबस बचता है ना फिर तो एमपी लेवल का, उसको तो कोई भी कच्चा चबा जाएगा यूपीएससी की तैयारी करने वाला। इसमें रखा ही क्या है? जिसने पूरे देश के फसलों को याद कर लिया हो, देश के खनिज को याद कर लिया हो, पूरे देश की व्यवस्था को रट लिया हो, उसके लिए एमपीपीएससी में थोड़ा सा सिलेबस कवर करना क्या मायने रखता है, बहुत आसानी से कर लेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आगे निकाल सकती है और आपको जिता सकती है। तो कैसे करेंगे आप इसको, इसकी रणनीति बनाते हैं, और खास करके जो टेस्ट सीरीज में जुड़े रहेंगे उनका हम रोज देख पाएंगे और मूल्यांकन कर पाएंगे और आपको आपकी कमियां बता पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट दीजिए, शामिल होइए और अपना मूल्यांकन करवाइए ताकि आप मेंस भी क्रैक